नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, एमएलसी स्नातक शिक्षक की 5 सीट पर मतदान जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 5 सीट पर 63 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 39 जिलों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 7 लाख, आपको बता दें कि दरअसल 2 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। 341 बूथ पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। एमएलसी स्नातक शिक्षक की 5 सीट पर मतदान जारी है। 5 सीट पर 63 उम्मीदवारों के लिए वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। 39 जिलों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बताया 7 लाख वोटर्स करेंगे मताधिकार का प्रयोग। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। 2 फरवरी को वोटों की जो गिनती है वो होगी। तो एमएलसी चुनाव की जंग जो है वो लगातार जारी है। वोटिंग जो है फिलहाल चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो 7 लाख वोटर मताधिकार का प्रयोग जो है वो करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 सीटों पर आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इन सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर खंड की स्नातक सीट, बरेली, मुरादाबाद स्नातक खंड की सीट, प्रयागराज झांसी शिक्षक खंड की सीट और कानपुर शिक्षक खंड की सीट पर वोटिंग जो है वो हो रही है। तो यूपी में विधान परिषद की 5 सीट पर सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। इनमें गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक सीट पर कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी से देवेंद्र प्रताप सिंह और सपा से करुणाकांत मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इसके अलावा बीजेपी ने कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया और कानपुर खंड की स्नातक सीट से अरुण पाठक, झांसी प्रयागराज सीट क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैंने इसी मुद्दे पर वोट दिया है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनको फिलहाल दूर किया जाए और इसके लिए आगे इम्पोर्टेंस जो भी कार्रवाई है उसको किया जाए। जैसे बच्चों के लिए सिलेबस है और सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हैं, मूल्यांकन प्रणाली है और शिक्षण पद्धतियां हैं, मेथड है। टेक्नोलॉजी की बात तो हम करते हैं कि हमारा शिक्षा टेक्नोलॉजी बेस पे है, लेकिन बहुत सारे गांव एरिया में देखें, गवर्नमेंट विद्यालय में या शहर एरिया में देखें तो कुछ ही एक विद्यालय में तकनीकी या टेक्नोलॉजी पाई जाती है। और हम ऑनलाइन की भी तो बात करते हैं कि शिक्षा ऑनलाइन सारी कर दी जाए, क्योंकि कभी कभी हमारे इन्वायरमेंट में विकृतियां आ जाती हैं जिससे सभी लोग इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन की बात की जा रही है। तो सबको ग्रामीण एरिया में भी वो तकनीकियां जैसे रेंज नहीं पकड़ती है, बच्चे दूर दराज के होते हैं वहाँ रेंज नहीं पकड़ती है, और बच्चे मोबाइल मिल भी जाए तो बच्चे पढ़े कैसे। तो ये सारा सिस्टम अगर ठीक कराया जाए तो बेहतर होगा। स्नातक जो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट, नौजवानों की समस्या, पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षाएं समय से होकर वैकेंसी को पूरा किया जाए। इन सारी समस्याओं का विधान परिषद में जो ठीक ढंग से उठा सके ऐसे उम्मीदवार को ग्रेजुएट देना चाहता है। देखिए, चुनाव मेरा एक तरफा है, कोई मुझसे लड़ नहीं रहा है। लोग औपचारिकता पूरा कर रहे हैं लड़ने के नाम पर, और इस बार जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज होगा। मुझे विश्वास है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारी जीत दर्ज होगी। क्या लग रहा है जो सपा प्रत्याशी कृष्णाकांत मौर्य उनकी वो लड़ाई में है कि नहीं? लड़ाई से बाहर है, औपचारिकता वसूल हमारे साथ इस वक्त क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पे जो है जो मतदाता वोटिंग कर रहे हैं? मतदाता मेरे पक्ष में। चलिए, तो आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद की 5 सीट पर जो वोटिंग है सुबह 8 बजे से हो रही है। शाम 4 बजे तक की वोटिंग चलेगी। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। गोरखपुर से सुभाष गुप्ता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, प्रयागराज से दिनेश सिंह, कानपुर से अभिनव और लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, फिलहाल वोटिंग जारी है, किस तरीके से तैयारियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक चुनाव होना था।
खंड शिक्षक की हैं और 2 शिक्षक एमएलसी के हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने यहाँ से मुख्यालय से एक व्यवस्था कर रखी है कि 39 जिलों में जिन जिलों में चुनाव होना है पर निगरानी रखी जा रही ताकि किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, और यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग जारी है। यहाँ से लगातार जो वेबकास्टिंग के जरिए देखा जा रहा है कि कोई फर्जी वोट ना पड़ पावे या फिर जो प्रशासन के द्वारा लगातार जो दिक्कतें आएंगी उन पर भी लगातार यहाँ सुझाव लिए जा रहे हैं आयोग के द्वारा। दूसरी तरफ अगर बात करें अंजलि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो 5 सीटों पर शिक्षक एमएलसी या फिर स्नातक एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए, लेकिन वही कहीं ना कहीं कोशिश समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि ये जो 5 सीटें उसके पाले में जाएं। अभी इस वर्तमान को स्थिति देखा जाए विधान परिषद में तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, वहां पर उस बहुमत को लगातार तोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। अभी 5 सीटों को देखना होगा कि ये जो शिक्षक एमएलसी या फिर स्नातक एमएलसी किसके प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं। फिलहाल ये चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थाएं की है पारदर्शिता, ताकि किसी प्रकार से गड़बड़ी ना होने पावे और किसी आरोप प्रत्यारोप पार्टी का न लगने पावे, इसके मद्देनजर तमाम फोर्सेस वहां पर उपलब्ध कराई गई है। जो मतदान स्थल पर 39 जिलों में जिन जिलों में चुनाव हो रहा है वहां पर विशेष सतर्कता रखी जा रही है। ट्रैफिक से साथ साथ वहां के जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर भी सतर्कता बनाई रखी गई है। दूसरी बात अगर बात करें कि जो शिक्षक एमएलसी को लगातार जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उनको लेकर आपने भी देखा किस तरीके से लोग प्रत्याशियों से उम्मीद जता रहे हैं कि वही प्रत्याशी उनका बनना चाहिए जो शिक्षा से जुड़ी आवाजें वहां पर विधान परिषद में उठा सके, क्योंकि शिक्षा से संबंधित तमाम समस्याएं अभी भी है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे प्रत्याशी की सबको तलाश थी। अब प्रत्याशियों में से वो जनता या फिर जो वोटर्स हैं वो चुनेंगे कि उनके लिए सबसे अच्छा विधान परिषद का एमएलसी कौन हो सकता है और किसको चुना जाए। बिल्कुल लौटूंगी अनूप आपके पास। अभिनव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर से। अभिनव, फिलहाल जाहिर तौर पर ज्यादातर जो एमएलसी की सीटें जहां पर हैं, जहां पर वोटिंग हो रही है, वहां पर टक्कर जो है वो कांटे की मानी जा रही है। अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर करते दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर वोटिंग सेंटर्स की अगर वहां पर बात की जाए, किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर में भी मतदान के लिए 246 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कानपुर नगर, देहात और उन्नाव 3 जिलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 2,37,000 से ज्यादा मतदाता इस बार मतदान करके अपना विधान परिषद का सदस्य चुनने वाले हैं जी। लेकिन अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हर चुनाव की तरह किए गए हैं। चूंकि ये चुनाव शिक्षक एमएलसी पद के लिए है और खंड स्नातक चुनाव यानी स्नातक एमएलसी पद के लिए चुनाव हो रहा है। लिमिटेड वोटर्स हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। एक एक करके वोटर्स आ रहे हैं, अपने मतदान करके मतदान स्थल से बाहर निकल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बात करें अगर शिक्षक एमएलसी चुनाव की, तो इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक एमएलसी के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है, या यूं कहें कि किसी भी पार्टी ने पहली बार शिक्षक एमएलसी पद पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्योंकि अब तक शिक्षक एमएलसी के जो चुनाव होते थे वो शिक्षक गुटों के बीच होते थे, जिसमें पांडे गुट, शर्मा गुट, चंदेल गुट, इस तरह से जो गुट होते थे शिक्षकों के, इनमें एमएलसी के चुनाव होते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार प्रत्याशी उतारना और प्रदेश में सरकार होते हुए अपना प्रत्याशी किस तरह से जिताना है, ये बड़ी एक चुनौती होगी यहाँ पर। इसलिए क्योंकि अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर शिक्षक एमएलसी का जो पद है वो पिछले 18 सालों से शर्मा गुट के खाते में है, और यहाँ पर राज बहादुर सिंह चंदेल जो उन्नाव के रहने वाले हैं, ये पिछले 18 साल से इस पद पर एमएलसी हैं, लगातार चुनाव जीतते हुए चले आ रहे हैं। दूसरी ओर पांडे गुट के भी प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। हेमराज सिंह गौर भी मैदान में है, जो शिक्षक नेता पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो वेणु रंजन भदौरिया जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनके लिए चुनाव कठिन जरूर होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं अगर खंड स्नातक चुनाव की बात करें तो अरुण पाठक को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, और अरुण पाठक ने ही स्वरूप परिवार, जिनका लगभग 100 सालों से यहाँ पर कानपुर के एमएलसी पद पर खंड स्नातक चुनाव में कब्जा था, उसको ही ध्वस्त किया था। उपचुनाव में भी जगन स्वरूप जब नहीं रहे थे तो उपचुनाव हुआ था। अरुण पाठक ने उनके पुत्र मानवेंद्र स्वरूप को यहाँ करारी शिकस्त दी थी, और उसके बाद नियमित चुनाव में भी मानवेंद्र स्वरूप को हरा दिया था। इस बार स्वरूप परिवार इस चुनाव से बाहर है।
100 साल के बाद पहली बार देखा जा रहा है कि स्वरूप परिवार इस चुनाव में जी। मैदान में ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। हालांकि बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मतदान स्थल के बाहर समाजवादी पार्टी ने अपना बस्ता जरूर लगा रखा है, लेकिन जी। बस्ता पूरी तरह से खाली है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी बस्ते पर आपको भीड़ नजर आ रही होगी, चूंकि प्रत्याशी कांग्रेस ने भी उतारे हैं, लेकिन इस मतदान स्थल जहां पर हम सरस्वती ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर में हैं, यहां पर कांग्रेस का बस्ता ही नहीं लगा है। तो बस्ता ना लगना ही कहीं ना कहीं चुनाव की स्थिति को स्पष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल लौटूंगे आपके पास अभिनव, और प्रयागराज समाचार दिनेश सिंह भी इस बीच जुड़ गए हैं। दिनेश, फिलहाल आपके वहां पर पोलिंग सेंटर पर किस तरीके की व्यवस्था और किस तरीके से वहां पर इस चुनावी जंग के बीच प्रत्याशियों के बीच मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए, प्रयागराज में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और यहाँ जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी और साथ ही साथ सुरेश चंद्र पाठी, जो पहले से ही 3 बार से यहाँ से चुने जा चुके स्नातक विधायक चुने जा चुके हैं, उनके बीच में ही 36 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं प्रयागराज जिले में कुल मिलाकर के, और उसमें सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि चुनाव पूरी तरीके से फेयर हो। QRT की टीमें लगाई गई हैं, इसके अलावा PSC की कंपनी भी लगाई गई है, तो मौके पर हैं। सुबह अभी वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होगी वैसे वैसे यहाँ पर मतदाता बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुभाष गुप्ता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, फिलहाल आपके वहां पर किस तरीके की व्यवस्था पोलिंग सेंटर्स पे और किस तरीके से वहां पर जो वोटर्स है वो वहां पर पहुंच रहे हैं? अगर इसमें चुनावी जंग की यहाँ पर बात की जाए, क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बीच देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं गोरखपुर से लगभग 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी से निर्वर्तमान जो है MLC देवेंद्र प्रताप सिंह और सपा से जो है कौलाकांत वर्मा है, जिसके बीच में कड़ी टक्कर है। आपको बता दें कि 22 प्रत्याशी भी अपनी किस्मत इसके साथ आजमा रहे हैं। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 10 CO और 57 इंस्पेक्टर और तमाम हेड कांस्टेबल यहाँ पे लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि सुबह से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक चल रही है और मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव में 2,40,000 जो है यहाँ पे जो है टोटल मतदाता जो स्नातक मतदाता हैं, और 17 जिलों में इसका चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रक्रिया अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है। आपको बता दें कि MLC जो बीजेपी के हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, इसके पहले 3 बार वो रह चुके हैं और चौथी बार वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और साथ में उनका दावा है कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, मैं एक तरफा जीत रहा हूं। तो बहरहाल वो आने वाली वक्त ही बताएगा कि जीत का सेहरा किसके सर बन रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आपका, दिनेश आपका, अभिनव आपका और अनूप आपका इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि MLC चुनाव के जंग 7 लाख वोटर्स मताधिकार का प्रयोग जो है वो यहाँ पर करते नजर आ रही हैं, और साथ ही MLC की शिक्षक स्नातक कोटे का चुनाव और MLC स्नातक कोटे का जो चुनाव है वो फिलहाल हो रहा है। वोटिंग जो है फिलहाल चल रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। CM योगी का महाराष्ट्र दौरा। जी हां, CM योगी का महाराष्ट्र दौरा रहने वाला है। कुंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के जलगांव में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि CM योगी का महाराष्ट्र दौरा, कुंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र जलगांव में कुंभ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और CM योगी का यह महाराष्ट्र दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिशा में महाराष्ट्र दौरे पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस बीच, महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 बजे से इस दौरान सभी गतिविधियां रोक दी जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्वाण दिवस पर आज 2 मिनट का जो मौन है वो रखा जाएगा। तो 11 बजे से 11:02 तक ये मौन जो है वो रखा जाएगा। इस दौरान सभी गतिविधियां जो है वो रोक दी जाएंगी। तो निर्माण दिवस पर आज 2 मिनट का मौन
रखा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इस दौरान सभी गतिविधियां जो है वो रोक दी जाएंगी। तो निर्माण दिवस पर आज महात्मा गांधी को याद कर निर्माण दिवस पर 2 मिनट का जो मौन है वो रखा जाएगा। एक और बड़ी खबर क्यों करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी आएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। आयोजित खिचड़ी भोज में शामिल होंगी। तो बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी का दौरा। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यह दौरा, आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी आएंगी। आयोजित खिचड़ी भोज में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें आज एक दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में बर्ड एंड नेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 1 से 3 फरवरी तक चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज लखनऊ के 1090 चौराहे से चिड़ियाघर तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आम लोगों को जोड़ने से, उससे सरोकार से जोड़ने का प्रयास प्रदेश सरकार, भारत सरकार कर रही है। और इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड बनाने का माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लिया। और उसी के तहत हमारा आयुष विभाग, हमारा वन विभाग, पर्यटन विभाग, कल्चर विभाग और अन्य कई विभागों को जोड़ते हुए ये प्रयास है कि जो भी हमारे नेचुरल पार्क हैं, नेचुरल उपलब्धियाँ हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक रूप से स्थानों पर बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनका उपयोग आम जन के लिए, प्रकृति का आनंद मिले। आज कोरोना काल के बाद जिस तरीके से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, अवेयर हुए हैं, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अपने थेरेपी के लिए जाते हैं, बंगलौर जाते हैं, केरला। वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? हम उत्तर प्रदेश में आयुष के माध्यम से थेरेपी भी देंगे, हम वेलनेस टूरिज्म भी शुरू करेंगे। और एक प्राकृतिक जो हमारे वन संपदा हैं, वन विभाग की जो तमाम हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका उपयोग लोगों के लिए, मानवता और प्रकृति एक दूसरे से नजदीक आए और प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित रखते हुए हम जन उपयोगी कैसे बनाएं, ये हम लोगों का प्रयास है। उधर रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी और फिर ब्राह्मणों और संतों महंतों पर विवादित बयान देकर चर्चा में आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी में उनका प्रमोशन कर दिया गया है, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब अखिलेश यादव भी संत महंतों के निशाने पर आ गए हैं। वहीं इस बीच रामनगरी के हनुमानगढ़ी पुजारी राजू दास ने मौर्य को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करेंगे उसे राजू दास 21 लाख रुपए के इनाम देंगे। अपना खुद का वीडियो जारी कर बयान दिया है। तो वहीं राजू दास ने इसे ब्राह्मणों और साधु संतों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों और संतों महंतों को उनको लेकर विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोगों पर कार्रवाई करेगा। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना, और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का दूसरा दिन। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे कार्य समिति की बैठक में। कई प्रस्तावों पर चर्चा जो है वो होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
विकास खरे ऋषिकेश से और अजीत कंबोज हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, बीजेपी कार्य समिति की ये बैठक का दूसरा दिन कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ रहेगा आज? बिल्कुल अंजलि, अगर प्रदेश कार्य समिति की बात की जाए तो भाजपा लगातार बीते रोज से मंथन कर रही है और आज की अगर बात की जाए दूसरा और अंतिम दिन है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। तमाम मंत्री प्रदेश कार्य समिति में मौजूद रहेंगे और जिस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है अब से कुछ ही देर बाद ये प्रदेश कार्य समिति का जो सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें तमाम चर्चाएं होंगी, तमाम बातचीत होगी। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर भी चर्चा होने की बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह के सूत्र जानकारी दे रहे हैं, प्रदेश में आगामी नगर निकाय और लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए प्रदेश कार्य समिति में तमाम तरह के रोड मैप पर चर्चा होगी। तो इसमें पिछला जो मंत्रियों का पूरा रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, तो क्या कुछ इन्होंने पिछले 10 महीने में कामकाज किया है, इन तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटूंगे और विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, बीजेपी कार्य समिति की बैठक क्योंकि दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, कई मुद्दे ऐसे रहेंगे जिनको लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल अंजलि, फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल जो है भाजपा कार्य समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और आज इस बैठक में कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दे है आज उन पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और जो प्रदेश के जो प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम वो भी बैठक में शामिल हुए। हालांकि आज जो प्रदेश प्रकोष्ठ की जो बैठक है आज उनके साथ जो यहाँ पर जो है तमाम जो चर्चा होगी, कहने के जो भाजपा के जो संगठन के जो पदाधिकारी वो भी आज इस बैठक में शामिल है और कहने के जो केंद्र की जो योजना है, जो राज्य की योजना, उन पर आज विस्तार से चर्चा होगी। आखिरकार किस तरह से जो जनता के बीच योजनाएं पहुंचा गई है, जो संगठन का जो रिपोर्ट कार्ड है, संगठन को जिम्मेदारी दी गई थी, संगठन आखिरकार जनता तक लेकर सरकारी योजनाओं तक कितना पहुंचा और अब तक कितनी पहुंचानी है। तो कहने के जो तमाम जो कार्यकारिणी योजना है उनको लेकर आज संगठन यहाँ पर विस्तार से जो चर्चा करेगा। जो मेन बिंदु है सरकार की योजना का आज उन पर चर्चा करेगा। हालांकि आगामी जो 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी जो है पूर्णता से यहाँ पर जो है चर्चा होगी। तो कहने के आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी इस जो कार्य समिति की बैठक है उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। निकाय चुनाव को भी जो है तमाम जो तैयारियां किस तरह से जो है संगठन में जोश भरने का काम किया जाएगा, वो भी यहाँ पर तमाम जो मंत्रीगण है उस संगठन में यहाँ पर जो है जोश भरने का काम करेंगे। हालांकि जो बूथ स्तर है और जो पन्ना जो समिति है उसको भी लेकर यहाँ पर चर्चा की गई कि बूथ को कैसे मजबूत किया जाएगा, पन्ना समिति को कैसे मजबूत किया जाए। तो कहीं ना कहीं आज के जो महत्वपूर्ण विषय G20 उसके भी आज कार्यक्रम 2 यहाँ पर प्रस्तावित है। G20 को लेकर भी यहाँ पर उसके विषय पर भी जो चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं जो आज महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा होने वाले और कुछ ही समय के बाद जो यहाँ पर जो तमाम जो आज चर्चा होगी वो भी सामने आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। दूसरा दिन बैठक शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये अपडेट जो है वो हमारे संवाददाता दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका और अजीत कंबोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।